हेलो। Just a second, let me check everything, guys. Oh, Prachi, you're on time. Good morning, Prachi. Good morning. आ जाओ सब लोग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गुड मॉर्निंग डोरमी, गुड मॉर्निंग। आज काफ़ी अनयूजुअल टाइम है, मैंने क्लास लेने का सोचा, मॉर्निंग एट 9:30, दैट टू ऑन अ संडे, जबकि ज़्यादातर स्टूडेंट संडे को सोना प्रेफर करते हैं। चलो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स आते हैं आज। दीज विल बी द एक्चुअली डेडिकेटेड स्टूडेंट्स टू नीट 2025। क्योंकि मुझे याद है जब मैं नीट का तैयारी करता था तब माई स्लीप साइकिल वाज सो मेस्ड अप। आई यूज्ड टू लाइक स्लीप एट लाइक नाइट 3 और 4, और सुबह 7 बजे मुझे उठना पड़ता था बिकॉज ऑफ कॉलेज एंड सब कुछ। आ जाओ गाइस, आ जाओ, विल बिगिन इन अ फ्यू टाइम, ठीक है। लाइबा चौधरी, हाय लाइबा चौधरी, आई गेस यू आर समवन न्यू, glad to see you. We'll just wait for a few minutes, we'll wait for the students to join and then we'll begin with the class, okay? Good morning Lipti, good morning, good morning. फिजिक्स क्वेश्चंस कैसे करें, फिजिक्स क्वेश्चन कैसे करें ये मैं पिछले 2 मंथ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप मेरे लेक्चर्स कंसिस्टेंटली देखते तो आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई इशू नहीं, क्योंकि अभी तो हमारे पास टाइम है ही। देखो, द मेन रीजन क्यों आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो इज ड्यू टू द डर विच यू हैव इन इट। द फर्स्ट थिंग इज डोंट बी स्कैर्ड। डर किस बात का आपको, या डर इस बात का है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे फिर वो गलत हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का गलत होना इज अ गुड थिंग। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप गलत करोगे उतना ही ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट होगा। द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन यू मेक रॉन्ग, द मोर यू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर टॉपिक। बिकॉज द थिंग इज, देखो, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना तो फिर ज़रूरी है कि रॉन्ग जाएंगे। जब मैं स्टार्ट करता था, लेट्स से अगर मैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था तो उसमें से 8 क्वेश्चन मेरे गलत ही रहते थे। एंड जब मैं एंड में गया था विच वॉज इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल मई एंड स्टफ, अगर मैं 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था तो मेरे 9 सही रहते थे। तो व्हाट चेंज इन दिस, द थिंग वाज कंसिस्टेंसी। मैंने रोज क्वेश्चन सॉल्व किए थे। रोज जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था क्वेश्चन गलत होते थे, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, आपको करना पड़ेगा। जैसे ही लेट्स से कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, तो इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले गो बैक एंड एनालाइज कि क्या गलत हुआ। वॉज इट अ सिली मिस्टेक, वॉज इट अ कॉन्सेप्ट मिस्टेक, या क्या था गलत उसमें। इफ इट वॉज अ कॉन्सेप्ट मिस्टेक तो फिर बैठ के रिविजिट करो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, समझो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। कब तक समझना है, जब तक आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता ना कि हाँ ये कॉन्सेप्ट अब हो गया। इस कॉन्सेप्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा। जब वो सेटिस्फैक्शन आ जाएगा ना, इसका मतलब यू आर डन विद द कॉन्सेप्ट, यू कैन मूव अहेड ऑन विद द नेक्स्ट वन। आपको बेसिकली ऐसे अटेम्प्ट करना है फिजिक्स के क्वेश्चन, ठीक है। और फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है स्पेसिफिकली, वो तो आपको आज 12 बजे मैं बता दूंगा, क्योंकि हम लोग 12 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली क्लास रखने वाले हैं, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे डिकोड करना है और कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ। It will basically be me explaining the methods and the tricks that I use to solve questions, and वो देखे आप सीख भी सकते हो, and then you can also apply it. Okay. We'll wait for another minute and then we'll begin with today's class. ठीक है ना? Good morning Harsh. Good morning. आ जाओ. We'll begin in a few more seconds. 9:35 पे we'll begin with today's class. ठीक है ना? Do you guys usually wake up at this time on Sunday? या फिर क्लास की वजह से तुम लोग आज जल्दी उठ गए हो? हर संडे तुम लोग सुबह ही उठ जाते हो क्या, 9 साढ़े 9 बजे, या फिर सिर्फ आज क्लास की वजह से तुम लोग जल्दी उठे हो? बताओ। ठीक है, तुम लोग बताना, टिल देन विल बिगिन विद टुडेस क्लास, ठीक है ना। So before we begin, I'll just give my introduction. So hello everyone, I'm Hitesh Gupta, your physics educatorship बैच, जो कि कम्प्लीटली फ्री बैच, जहाँ पे 3 मंथ्स के अंदर हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। एंड करंटली वे आर
months and 27 days, and we're moving at a good pace, and we'll be done with 99% of the physics syllabus by today night. उसके बाद सिर्फ एक लेक्चर बचा रहेगा जो मैं सोच रहा हूँ कल या फिर परसों हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. ओके. गुड मॉर्निंग अलीजा, गुड मॉर्निंग. अच्छा, नॉर्मली सुबह ही उठ जाते हैं. ओके, रोज 6:30. अच्छा. हाँ, पाँच की सही है. चलो ठीक है, विल बिगिन विद टुडेज क्लास देन. आई गेस एवरीवन हैज जॉइंड. तो विल बिगिन विद टुडेज क्लास. ठीक है ना. तो आज हम लोग करने वाले एक नया चैप्टर विच इज न्यूक्लियर, जो कि एक छोटा सा चैप्टर है. आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा. एंड इट्स अ प्रीटी मच सिंपल चैप्टर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं. द कॉम्प्लेक्स पार्ट विच वॉज रेडियो एक्टिविटी वो तो डिलीट हो गई है, तो फिर उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो वी डोंट नीड टू स्टडी दैट पर्टिकुलर टॉपिक. So let's begin with nuclei today. Okay. तो देखो, न्यूक्लियाई होता क्या है. ऑब्वियसली बात है, आप सबको तो एटम पता ही होगा. एटम के अंदर शेल्स होता है और एक न्यूक्लियस होता है. शेल्स में रहता है आपके इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियस के अंदर आपके रहता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो ये जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, इनको एक साथ हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स. ठीक है ना. इन दोनों को एक साथ हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स. एंड न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम. जब भी हमारे पास कोई भी एटम होगा ना, उसके सेंटर पार्ट में एक न्यूक्लियस होगा. और न्यूक्लियस का साइज क्या होता है पता है. न्यूक्लियस का साइज होता है इन दी ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर्स. लेकिन जो शेल्स होते हैं या फिर जो एटम होता है, उसका साइज होता है इन दी ऑर्डर 10⁻10 मीटर्स. यानी कि इट इज ऑलमोस्ट 10⁻5 मीटर्स का डिफरेंस होता है दोनों के बीच में. सिंपल मेथड में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो फिर आप एक टेनिस बॉल ले लो. ठीक है, आप एक टेनिस बॉल ले लो, उसके साथ आप एक थ्रेड जोड़ दो, और इस थ्रेड को आप 5 किलोमीटर एक्सटेंड कर दो. ठीक है, और फिर एक सर्कल बना लो यहाँ पे. तो ये जो सर्कल बनेगा, दिस इज द साइज ऑफ द एटम, एंड दिस टेनिस बॉल विल बी द साइज ऑफ द न्यूक्लियस. दिस इज द एक्चुअल साइज डिफरेंस दोनों के बीच में. ठीक है, तो दिस वॉज द साइज डिफरेंस बिटवीन दैट ऑफ ए न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ एन एटम. इसको याद रखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इसको याद रखना. 10⁻⁻15 मीटर्स का साइज होता है उसका. ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोना सी इज व्हाट इज इनसाइड अ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स इज समथिंग दैट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, एंड न्यूट्रॉन्स इज समथिंग दैट हैज न्यूट्रल चार्ज, या फिर कह सकते हैं चार्ज उसका जीरो रहता है. ठीक है, एंड इन दोनों को जब एक साथ हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, which is present inside the nucleus. Okay, ठीक है. So next thing, mass of proton simple होता है, which is 1.67 into 10⁻27 kg. ठीक है. Next is charge of a proton is same as that of charge of an electron, लेकिन positive, which is 1.6 into 10⁻19 coulomb. Next is mass of a neutron, which is 1.68 into 10⁻7 into 10⁻27 kg. मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन आर ऑलमोस्ट इक्वल. सिर्फ एक ही फर्क है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 0.1 kg से ज़्यादा रहता है. बस इतना ही फर्क है दोनों के बीच. ठीक है, ओके. अभी तक क्लियर है ना सब कुछ? समझ में आ रहा है? विल मूव एंड गाइस, हम सब दो अगर समझ में आ रहा है देन विल मूव एंड. एनर्जी लाओ सुबह, अब रात भी नहीं है. ठीक है, बर्नआउट बोलना भी मत. ठीक है, अभी तो सब उठे हो एंड यू ऑल हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी लेफ्ट, आई नो दैट. ठीक है, ओके देन. ठीक है, विल मूव ऑन. इन जनरल हम लोग लिखते हैं x टू द पावर a एंड z. तो फिर इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम लोग हाइड्रोजन को लेते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं H11, या फिर ऐसे लिखते हैं. तो फिर इसका मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है? देखो, जो नीचे हम लोग z के जो नीचे हम लोग Z पे लिखते हैं उसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर, एंड जो ऊपर हम लोग लिखते हैं A के बदले उसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास नंबर. ठीक है, जैसे हम लोग हीलियम ले लेते हैं, यहाँ पे आता है 24. तो हीलियम का क्या होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2 एंड मास नंबर इज 4. कंफ्यूज नहीं होता है. एटॉमिक नंबर इज समथिंग जिसका वैल्यू कम रहता है, एंड मास नंबर इज समथिंग जिसका वैल्यू हाई रहता है. ओके, कंफ्यूज मत होना. ओके, आगे बढ़े. ठीक है, अब मान लो मुझे कैलकुलेट करना है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एटम. ठीक है, जैसे हम लोग पकड़ लेते हैं हाइड्रोजन को, पकड़ लो H11.
तो फिर अगर मैं पूछूं कि हाइड्रोजन के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो फिर आप कैसे बताएंगे? देखो, जो एटॉमिक नंबर रहता है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एटम, since an atom is electrically neutral, since an atom is neutral, the negative charge should be equal to the amount of positive charge. अगर मैं कह रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक प्रोटॉन भी रहना चाहिए उस पर्टिकुलर एटम के अंदर, तभी तो वो न्यूट्रल होगा, तो ये बिल्कुल सही है. तो फिर द एटॉमिक नंबर जनरली गिव्स अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट which is also equal to the number of protons present in the particular atom. ठीक है. मान लो मुझे कैलकुलेट करना है the number of neutrons present in the atom. वो कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? उसका फॉर्मूला होता है A minus Z. मतलब मास नंबर माइनस दी एटॉमिक नंबर विल गिव मी दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन. जैसे अगर मैं हाइड्रोजन को ले लूँ 1 and 1, यहाँ पे एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम है, अगर मैं दोनों को सबट्रैक्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा 0, यानी कि क्या इसमें 0 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है? बिल्कुल सही. हाइड्रोजन के केस में हमारे पास रहता है एक न्यूक्लियस, एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो गया इलेक्ट्रॉन और ये हो गया हमारा न्यूक्लियस जिसके अंदर एक प्रोटॉन रहता है. ये हो गया नेगेटिव चार्ज का अमाउंट, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट. एक इलेक्ट्रॉन रहता है और साथ में एक प्रोटॉन रहता है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल रहता है और इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं रहता है. ओके, ठीक है ना? भैया एटॉमिक नंबर नीचे होगा ना? हीलियम का ऊपर था, हीलियम का ऊपर था क्या? एटॉमिक नंबर नीचे ही होगा, ठीक है ना? अगर मैंने ऊपर लिखा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, शायद मैंने देखा नहीं होगा लिखने टाइम, लेकिन वो जनरली नीचे ही रहता है. ठीक है, ओके, विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले डिफरेंट कैटेगराइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो है उसे हम लोग 3 मेथड में बांट सकते हैं. फर्स्ट वन इज आइसोटोप, सेकंड वन इज आइसोबार्स एंड थर्ड वन इज आइसोटोन्स. तो इसका मतलब क्या होता है हम लोग देखते हैं. ओके, देखो, सबसे पहला आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रीशियम. प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीशियम. देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, जहाँ पे फर्स्ट वन इज H11, सेकेंड वन इज H12 एंड थर्ड वन इज H13. यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है 1 1 1, लेकिन चेंज क्या हो रहा है? द मास नंबर चेंजिंग हो. यहाँ पे मास नंबर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है. तो फिर क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर चेंजिंग? बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर चेंजिंग? सोच के बताओ, तीनों आइसोटोप्स में क्या द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर चेंजिंग? सोच के बताओ क्या होगा आंसर. आर दे चेंजिंग? बताओ. मास नंबर चेंज हो रहा है यहाँ पे, लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा है. बिल्कुल सही प्राची, चेंज नहीं होगा. क्या चीज चेंज हो रही है यहाँ पे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑल्सो सेम. द ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग ओवर हियर इज द मास नंबर. सिंस मास नंबर चेंज हो रहा है तो फिर ये क्यों चेंज हो रहा है? देखो, मास नंबर तभी चेंज होगा जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होगी. तो फिर इस सिचुएशन में अगर मैं देखूँ, जैसे द फर्स्ट आइसोटोप व्हिच इज H11, इन दिस केस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 0. अगर मैं सेकेंड आइसोटोप ले लूँ H12, इन दिस केस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 2 - 1 which will give me 1 न्यूट्रॉन. In the third case it becomes 1 and 3, जो कि होगा 3 - 1 which gives me 2 particular neutrons. तो फिर यहाँ पे the number of neutrons are changing, not the number of electrons. ठीक है? हाँ प्राचीन, डोंट मी, बिल्कुल सही, there is no change, बिल्कुल सही. तो फिर एक चीज याद रखना, अगर कहीं पर भी the number of electrons are not changing, तो फिर chemical properties also do not change. क्यों? Because chemical composition is dependent on the number of electrons, which is also dependent on the atomic number of a particular atom. Okay, ठीक है? आगे बढ़े, ठीक है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी आइसोबार्स क्या होते हैं. ओके, तो आइसोबार्स आर elements that have the same atomic number. Sorry. Isobars are elements that have the same mass number but they have different atomic numbers. ठीक है, same mass number but different atomic number are called as isobars. Okay, जैसे हो गया C614 and N714. यहाँ पे सेम क्या है? द मास नंबर इज एग्जैक्टली द सेम, लेकिन क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है. ठीक है, कार्बन के भी 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है C612, एक होता है 6C14. ठीक है, कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं एंड द सेकेंड आइसोटोप इज ऑल्सो एन आइसोबार
टू नाइट्रोजन विच इज 714। क्यों? क्योंकि मास नंबर दोनों के सेम है। क्या चेंज हो रहा है? एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है दोनों के बीच में। ओके ठीक है, आगे बढ़े। अगर कहीं पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर पूछो, ठीक है, चुप मत रहना। ओके ठीक है ना? Okay, now we'll move on with the third one, which is isotones. Isotones are we can say that isotones are elements that have different atomic number and different mass number, totally different. ठीक है, मतलब कोई भी चीज कॉमन नहीं रहती इन दोनों के बीच में। ठीक है, जैसे कि F919 and Me1020. ओके, so this was isotones and it is done. तो ये था कैटेगराइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो अब हम लोग करने वाले द मेन टॉपिक, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, सर चुप नहीं रह सकते। चुप, देखो द थिंग इज अगर आप चुप रहोगे तो फिर आप सो जाओगे। तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप इंटरेक्टिव रहो, ठीक है, ताकि आपका भी मन लगेगा क्लास में और मेरा भी मन लगेगा पढ़ाने में। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोना स्टडी इज प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। ओके ठीक है, so the first property is going to be radius of a nucleus, which is not to be confused with radius of the atom. Radius of the atom अलग था, this is radius of the nucleus. Radius of the atom था 0.53 into l square by n square. एक से, अरे नहीं, it was n square, नहीं, this was the radius of the atom. यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले radius of the particular nucleus, ठीक है ना? तो फिर कंफ्यूज मत होना, ठीक है? तो देखो, लेट्स अज्यूम कि दिस इज माय न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज माय न्यूक्लियस ऑफ अ पर्टिकुलर एटम। मेरा एटम कुछ इतना था एंड दिस इज माय न्यूक्लियस। ठीक है, मान लेते हैं कि इस न्यूक्लियस का रेडियस इज r। तो फिर अब मुझे रेडियस कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस का। कैसे कैलकुलेट करूँगा? देखो, मुझे ये पता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास। क्यों होगा? देखो, जैसे अगर मैं पकड़ लूँ, लेट्स से मैंने पकड़ लिया कार्बन विच इज C612, ठीक है, और मैं पकड़ लेता हूँ नाइट्रोजन को विच इज N714। ओके, तो फिर इस केस में अगर मैं देखूंगा कार्बन का एक एटम C612 एंड N714, मुझे पता है कि यहाँ पे कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है और मुझे ये भी पता है कि नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, वैसे ही कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स है और वैसे ही नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन्स है। ओके, तो फिर यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जैसे मैं आगे बढ़ूंगा इन दी अमाउंट ऑफ एटॉमिक मास विच इज फ्रॉम 12 to 14, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजिंग। यहाँ पे द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 6 एंड यहाँ पे द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 7। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। तो फिर मान लो एक घर है, ठीक है, इस घर के अंदर 6 लोग हैं। लेट्स से कि मुझे यहाँ पे एक एडिशनल मेंबर घुसाना है। तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पे अगर वो एडिशनल मेंबर फिट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये कंजस्टेड हो जाएगा। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली मुझे एक बड़ा घर बनाना पड़ेगा जहाँ पे सब लोग फिट हो जाएंगे। तो फिर मुझे एक बड़ा घर बनाना पड़ेगा जहाँ पे 7 लोग फिट हो पाए, ठीक, 7। तो फिर सेम लॉजिक हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। इफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर इंक्रीजिंग, द साइज ऑफ द पर्टिकुलर न्यूक्लियस आल्सो हैज टू इंक्रीज इन ऑर्डर टू अकोमोडेट ऑल द पर्टिकुलर न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास। समझ में आया क्यों हम लोग कहते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास? इज इट क्लियर? क्लियर है ना? ठीक है, सिंपल लॉजिक है। एक घर है जिसमें मेंबर्स बढ़ रहे हैं, अगर मेंबर्स बढ़ रहे हैं तो फिर घर को भी बड़ा करना पड़ेगा। दिस इज अ सिंपल थिंग। ओके ओके ठीक है प्राची, एंड @a विद द फ्लावर बुके। ओके ठीक है। तो देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर स्फीयर वो होता है 4/3 into pi r³। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास। ठीक है, तो फिर यहाँ से ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट हो जाता है। तो फिर इस कांस्टेंट को मैं हटा देता हूँ। तो फिर मुझे ये पता चलता है कि रेडियस टू द पावर 3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास। ठीक है, तो फिर यहाँ से रेडियस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास टू द पावर 1/3 विच इज क्यूब रूट ऑफ द एटॉमिक मास। तो फिर यहाँ से अगर मुझे ये सिंबल हटाना है विच इज प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल, मुझे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो कांस्टेंट क्या होगा? r is equal to r0 into 8 to the power 1/3। यहाँ पे जो r0 है, दिस इज द पर्टिकुलर कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 1.2 फर्मी। फर्मी क्या होता है? 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर्स। ठीक है ना? ओके अच्छा, यार ईर्तिका, ओके ओके ईर्तिका, वो आपने नेम चेंज कर दिया ना, इसलिए मुझे पता नहीं चला।
ओके इथिका, सॉरी सॉरी मैं आपको पहचान नहीं पाया था। ठीक है ना, तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर, ये याद रखना, ये याद रखना, कन्वर्जन में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो फिर ये बनता है हमारा फाइनल फॉर्मूला विच इज रेडियस ऑफ द पर्टिकुलर न्यूक्लियस आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3। ठीक है, ए क्या है, ए इज द एटॉमिक मास एंड आर नॉट इज द कांस्टेंट जिसका वैल्यू इज 1.2 फर्मी या फिर 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर्स। So this was the formula for radius of a particular nucleus. क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया? आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले सरफेस एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस। हमने वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप देख लिया, अब हम लोग देखने वाले सरफेस एरिया के साथ। देखो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4πr²। तो फिर यहाँ से अगर मुझे कंपेयर करना है सरफेस एरियाज ऑफ लेट्स से 2 पर्टिकुलर एलिमेंट्स, मान लो मैं यहाँ पे सेम कार्बन और नाइट्रोजन ले लेता हूँ, दिस कार्बन दिस नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरा कार्बन और यहाँ पे आ गया मेरा नाइट्रोजन। तो फिर surface area of the first element divided by the surface area of the second element क्या होगा, it will be 4πr1² divided by 4πr2²। r1 is the radius of the first element, r2 is the radius of the second element। second element का एटम का रेडियस है, ठीक है, ओके, ठीक है ना, आगे बढ़े। ओ सॉरी, दिस इज नॉट द रेडियस ऑफ द एटम, दिस इज रेडियस ऑफ द पर्टिकुलर न्यूक्लियस। मुझे माफ कर देना, मैंने एटम बोल दिया, दिस इज फॉर द न्यूक्लियस, ओके। ठीक है, तो फिर यहाँ से 4π कैंसल आउट हो जाएगा और बचेगा r1/r2 होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है कि जो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है विच इज r, इट इज इक्वल टू r0 इंटू ए टू द पावर 1/3। तो फिर मैं यहाँ पे r1 के बदले सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ r0 इंटू a1 टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई r0 इंटू a2 टू द पावर 1/3। तो फिर यहाँ से ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट कैंसल आउट हो जाएगा और बचेगा a1/a2 टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को अगर मैं अंदर ले लूंगा ब्रैकेट के अंदर, तो मुझे फाइनल में ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज a1/a2 टू द पावर 2/3। So this is my final formula which will give me the relationship between the surface areas of the nucleus of two particular atoms of two different elements। ठीक है, क्लियर है, इज इट फाइन? ओके ठीक है, क्लियर है। ओके, द नेक्स्ट थिंग हम लोग देखने वाले दैट इज गोना बी डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस, जिसे हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। डेंसिटी क्या होता है, इट इज बेसिक टर्म में होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी। अब हम लोग देखने वाले क्या डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस चेंज होता है या नहीं, वो लोग देखने वाले हम। ठीक है गाइस, देखो डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास क्या होगा, मास ऑफ द पर्टिकुलर न्यूक्लियस। मास ऑफ द न्यूक्लियस क्या होता है, मास ऑफ द पर्टिकुलर न्यूक्लियन, जो कि होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो कि विच इज नथिंग बट द मास नंबर ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। तो फिर डेंसिटी हो जाएगा एटॉमिक मास नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास नंबर डिवाइडेड बाय 4π3πr3 विच इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द पर्टिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। क्यों, यहाँ पे देखो डेंसिटी इज क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास क्या होगा, मास ऑफ द nucleus which will be equal to the mass number of the element divided by volume of what, volume of the nucleus, जो कि होता है 4/3πr3। r is the radius of the particular nucleus, not the radius of the particular atom, okay। ठीक है, तो फिर यहाँ से r हो जाएगा r0 इंटू ए टू पावर 1/3 बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस। अगर मैं r क्यूब कर दूंगा तो r क्यूब इज इक्वल टू r0 होल क्यूब टू द पावर a, ठीक है। तो ये सेम चीज मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा आर क्यूब के बदले, तो मुझे मिल जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय 4/3 पाई r0 टू द पावर 3 इंटू ए। ए क्या है, ए इज द मास नंबर ओवर हियर, ठीक है। ओके ठीक है, तो फिर यहाँ से अब मैं क्या करूंगा, टी को ऊपर लेके आ जाओ और डेंसिटी आपका बन जाएगा 3 डिवाइड बाय 4 पाई r0 टू द पावर 3। क्यों, क्योंकि यहाँ से ऊपर से एटॉमिक मास नंबर और नीचे भी एटॉमिक मास नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या, 3 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू r0 टू द पावर 3। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो डेंसिटी है इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मास नंबर। डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मास नंबर, ये आप देख सकते हैं।
तो फिर अगर मैं तो फिर क्या मैं कह सकता हूँ कि दी डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर, दैट इज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनी टू एटम्स of different elements will be equal to 1:1 itself. It will not change. Okay? ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं. ओके, क्लियर है? आगे बढ़े. हाँ प्राची, वैल्यू सेम ही रहेगा, अलग नहीं होगा, सेम ही रहेगा. का वैल्यू होता है 10^17 kg/m³. यहाँ पे मैंने लिखा ना, देखो डेंसिटी होता है 10^17 kg/m³. ओके, एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट. ठीक है. ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई मीन नेक्स्ट टॉपिक की. तो नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक मास यूनिट, जैसे हम लोग AMU भी कहते हैं. ये आपने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में, वहाँ पर भी हमने पढ़ा था AMU के बारे में. उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे भी पढ़ने वाले हैं. ओके, हाँ प्राची, इट इज द कॉन्स्टेंट टर्म. ठीक है, ठीक है. तो 1 AMU क्या होता है? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 C612 एटम. इसका मतलब क्या है? मास ऑफ कार्बन 16, सॉरी, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम जो होता है, उसे हम लोग अगर 1/12 कर देंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU जिसे हम लोग कहते हैं. तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू 12 डिवाइड बाई Na. Na क्या है? Na इज अवोगाड्रोस नंबर. ये आपका थोड़ा केमिस्ट्री वाला टॉपिक हो जाएगा. ठीक है. तो Na इज अवोगाड्रोस नंबर विच इज 6 इंटू 10^23. ओके, बिल्कुल सही, AP का बिल्कुल सही. ठीक है. सिंस हमें पता है कि कार्बन का मास नंबर क्या है, इट इज 12 अगेन. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई Na. तो 12 एंड 12 कैंसल हो जाएंगे यहाँ पे, और बचेगा 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na. यानी कि इनवर्स ऑफ अवोगाड्रोस नंबर विल गिव अस द वैल्यू ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट, जो कि होता है 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10^23, जो कि होता है 1.66 इंटू 10^-27 kg. ठीक है. So this is the value of 1 atomic mass unit, 1.66 into 10^-27 kg, which is very similar to the mass of a neutron या फिर mass of a proton के almost equal रहता है. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. हाँ, तो अब हम लोग देखने वाले एनर्जी कन्वर्जन वाला टॉपिक. अब ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है. क्यों इंटरेस्टिंग होता है मैं आपको बताता हूँ. शुड आई एक्सप्लेन इट यू एट दिस पॉइंट या फिर इस टॉपिक के बाद एक्सप्लेन करूँ? अच्छा, ये पहले हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं. ठीक है. तो देखो, आपने ये फेमस फॉर्मूला तो देखा होगा, E=mc². हर मूवी में रहता है ये फॉर्मूला, बोर्ड के ऊपर लिखा रहता है E=mc², या फिर कहीं पर भी आपने ये फॉर्मूला जरूर देखा होगा. इस फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस क्या था वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले, विच इज नेक्स्ट टॉपिक. इस टॉपिक में नहीं, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है. लेकिन अभी मैं टर्म समझा देता हूँ. E क्या है? E यहाँ पे है एनर्जी, M यहाँ पे मास, मोर स्पेसिफिकली मास डिफेक्ट, एंड C² इज द स्पीड ऑफ लाइट का होल स्क्वायर. स्पीड ऑफ लाइट का होल स्क्वायर इज C². ठीक है. ओके, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि कितना एनर्जी रिलेटेड रहता है विथ 1 AMU ऑफ मास. मतलब क्या है इसका? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं एक एटॉमिक मास यूनिट अमाउंट ऑफ मास को कन्वर्ट कर देता हूँ तो फिर इसके थ्रू कितना एनर्जी रिलीज होगा, वही हम लोग देखने वाले हैं. देखो, E=mc² इज द बेसिक फॉर्मूला. यहाँ पे मास के बदले मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 1 AMU का वैल्यू विच इज 1.66 इंटू 10^-27 kg इंटू 9 इंटू 10^6 इंटू, क्योंकि ये हो जाएगा C² विच इज 3 इंटू 10^8 का होल स्क्वायर, विच विल बिकम 9 इंटू 10^16 का होल स्क्वायर. ओके. तो फिर यहाँ पे अगर मैं इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक एटॉमिक मास यूनिट अमाउंट ऑफ मास डिफेक्ट कर दूंगा तो फिर मुझे मिलेगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? रुको मैं अभी आपको समझाऊंगा. लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ 1 एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है. ओके, तो अब देखो अब होने वाला क्या है.
मास डिफेक्ट का मतलब क्या था? लेट्स से कि यहाँ पे मेरे पास है प्रोटॉन्स, ठीक है, 10 प्रोटॉन, और यहाँ पे मेरे पास है 10 न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन 10 प्रोटॉन्स और इन 10 न्यूट्रॉन्स को कंबाइन कर दूंगा इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन पर्टिकुलर एटम। लेट्स से इसको मैंने कंबाइन कर दिया इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये हो गया न्यूक्लियस, जहाँ पे आ गया 10 प्रोटॉन्स और यहाँ पे आ गया 10 न्यूट्रॉन्स। तो फिर नोटिस क्या किया गया था? नोटिस ये किया गया था कि यहाँ पे जो ये टोटल मास होगा ना, विच इज द मास ऑफ 10 प्रोटॉन्स प्लस द मास ऑफ 10 इंडिविजुअल न्यूट्रॉन्स, लेट्स से दिस वाज इक्वल टू x, ठीक है। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस का मास बन रहा था, जिसे हम लोग y कह रहे हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस था। क्यों डिफरेंस था? बिकॉज ऑफ मास डिफेक्ट। इसका मतलब क्या है? यानी कि मास कम हो रहा था। कैसे कम हो रहा था? मास वाज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। दिस एनर्जी वाज बीइंग रिलीज्ड, जिसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं विद द फॉर्मूला E इक्वल टू mc²। यहाँ पे जो m है इसे हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट, ठीक है। मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट is the difference between the nucleon mass and the original mass value of the nucleus। इसका मतलब क्या? यहाँ पे मेरे पास है 10 प्रोटॉन एंड 10 सब इंडिविजुअल न्यूट्रॉन्स। अगर मैं एड अप कर दूं मास ऑफ 10 प्रोटॉन्स प्लस द इंडिविजुअल मास ऑफ 10 न्यूट्रॉन्स, तो फिर मुझे लेट्स से x वैल्यू मिल रहा था। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ इनटू द न्यूक्लियस, तो फिर यहाँ पे ये हो जाएंगे न्यूक्लियॉन्स। तो फिर न्यूक्लियॉन सेम है, विच इज 10 प्रोटॉन प्लस 10 न्यूट्रॉन, लेकिन यहाँ पे नोटिस ये किया गया था कि मास यहाँ पे कम हो जा रहा था। इस मास को कम होना हम लोग कहते थे मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्यों होता था? स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज होता था? क्योंकि एनर्जी कम हो जाता था, ठीक है। तो दिस वाज द मेन रीजन व्हाई मास डिफेक्ट यूज्ड टू हैपन। एंड इस मास डिफेक्ट को कैलकुलेट करते थे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी विद द फॉर्मूला E इज इक्वल टू mc²। तो इज इट क्लियर? क्लियर है अभी मास डिफेक्ट का टॉपिक? अगर समझ में नहीं है तो फिर बताओ, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा। इज इट क्लियर? प्राची, डोरमी, इप्तिका, इज इट क्लियर? क्लियर है तो थम्स अप दो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। गाइस आगे बढ़े? परफेक्ट है, ओके ठीक है, ओके ठीक है ना। तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ मास डिफेक्ट एंड एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड इंक्रीज ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किया था दिस 931.5, ये जो वैल्यू था 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस वाज द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द मास डिफेक्ट इक्वल टू 1 AMU। यानी कि अगर 1 AMU अमाउंट ऑफ मास डिफेक्ट होता है तो फिर इतना एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी रिलीज हो रहा है यानी कि एनर्जी कम हो रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो काफी स्टेबल रहता है। क्यों रहता है स्टेबल? मास डिफेक्ट की वजह से। मास डिफेक्ट की वजह से एनर्जी कम हो जाता है, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मास डिफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एम, इट इज इक्वल टू जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम। इस फॉर्मूला को हम लोग समझते पहले देखो। यहाँ पे जेड क्या है? जेड इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो फिर यहाँ पे Z इंटू एम पी हो जाएगा द टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स इन द पर्टिकुलर एटम, ठीक है, ओके। A माइनस जेड क्या आएगा? क्या होगा? A माइनस जेड विल गिव अस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। A minus Z, which is mass number minus the atomic number, will give us the number of neutrons into mass of 1 neutron will give us the mass of the total number of neutrons, जिसे मैं mn लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो this was the total individual mass of protons, this was the total individual mass of all the neutrons, ठीक है। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे और सबट्रैक्ट कर देंगे with what? The mass of the nucleus, which is the atomic number, जिसे हम लोग मास नंबर भी कहते हैं। अगर हम दोनों को सबट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा मास डिफेक्ट, जो कि होगा डेल्टा एम के टर्म्स में, ओके। तो ये हो गया आपका पूरा फॉर्मूला Z इंटू एम पी प्लस A माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एन। यहाँ पे M क्या है? M इज द मास नंबर ऑफ द पर्टिकुलर एटम ऑफ एन एलिमेंट। Z is the atomic number which is also equal to the number of protons. A minus Z will give us the number of neutrons in the particular atom. क्लियर है? फॉर्मूला समझ में आया? आगे बढ़े।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक विच यू गोना लर्न इज बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी के साथ प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है। देखो, दी दी स्टार्ट करूं? ओके। दी एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द मास डिफेक्ट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। सिंपल टर्म में बोलूं तो मास डिफेक्ट के साथ जो एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, उस पर्टिकुलर एनर्जी को हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट। एक चीज याद रखना कि बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट दी इट इज नॉट द एनर्जी विच इज बाइंडिंग, बट इट इज द एनर्जी विच इज रिलीज्ड। ठीक है, इस बात पर फोकस करना, भूलना मत इस पर्टिकुलर बात को। बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर न्यूक्लियस। क्यों होता है एनर्जी रिलीज? ड्यू टू मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट की वजह से एनर्जी कम होगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। तो फिर बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर न्यूक्लियस फ्रॉम द इंडिविजुअल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड। ओके, बिल्कुल सही, इट इज द रिलीज एनर्जी। फिर बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा, इट इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, फिर बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास इफेक्ट इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा एम है, दिस मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ एएमयू इटसेल्फ। क्यों? बिकॉज 931.5 इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करस्पॉन्डिंग टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। मान लो कि मास डिफेक्ट हुआ है ऑफ 5 एटॉमिक मास यूनिट, तो फिर मैं सीधा यहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा डेल्टा एम के बदले एंड मल्टीप्लाई कर दूंगा विथ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मुझे मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी टोटली। ओके, आगे बढ़े। ध्यान में एक चीज रखना कि बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। तो फिर अगर मेरा बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि एनर्जी रिलीज ज्यादा है। अगर एनर्जी रिलीज ज्यादा है यानी कि स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, यानी कि जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। क्लियर है ये बात? बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। इफ द बाइंडिंग एनर्जी वैल्यू इज हाई, इसका मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज हाई। इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज हाई, इसका मतलब स्टेबिलिटी इज ऑल्सो हाई। ओके, आगे बढ़े। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन द थिंग इज यहाँ पे डेल्टा एम मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ केजी या फिर ग्राम। ये याद रखना, ठीक है। तो अब एक और टर्म आता है विच इज एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? इट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय द मास नंबर। सिंपल टर्म में BE डिवाइडेड बाय A विल गिव अस द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी का यूज क्या था? एवरेज बाइंडिंग एनर्जी इज अ मोर सूटेबल टर्म टू कैलकुलेट स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। जनरली देखा ये गया था कि अगर हम लोग सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी को यूज करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस, इट वाज नॉट दैट एग्जैक्ट वैल्यू, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इट वाज नॉट दैट अप्रोप्रिएट। तो फिर एक न्यू टर्म लाया गया था विच वाज एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, जिसे हम लोग कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, जो कि होता है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय A। This was a more suitable term, या फिर we can say that this was a more appropriate term which was used in order to calculate the stability of a nucleus। ठीक है, तो फिर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय द मास नंबर। अगर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी हाई है, इसका मतलब ये कि जो न्यूक्लियस है इट इज स्टेबल। अगर इसका वैल्यू लो है, इसका मतलब इट इज अनस्टेबल। ठीक है, ओके। इसका रिपीट करना प्राची? ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, रुको रुको, आई रिपीट इट। ठीक है, देखो, नोटिस ये किया गया था कि अगर हम लोग सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी को यूज करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, तो फिर इट वाज नॉट दैट
suitable. It was not that suitable, or we can say that it was not appropriate in order to calculate the stability. स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए ये अप्रोप्रिएट टर्म नहीं था. तो फिर हमने सोचा कि हमें एक न्यू टर्म चाहिए इन ऑर्डर टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट एटम. तो फिर उन्होंने यूज किया एवरेज बाइंडिंग एनर्जी. एवरेज बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? इट इज नथिंग बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी divided by the mass number will give us the average binding energy, which was a more appropriate term in order to calculate the stability of the nucleus. ठीक है, तो फिर बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय द मास नंबर विल गिव अस द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी which determines the stability of the nucleus of a particular atom. अगर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी आपका हाई है तो फिर न्यूक्लियस स्टेबल है. अगर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी आपका लो है, इसका मतलब कि आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल है. ओके, क्लियर है प्राची? It is lowest for deuterium, which is least stable, and it is highest for iron, which is most stable. ठीक है, it is highest for iron, ये याद रखना, and lowest for deuterium. आगे बढ़े, क्लियर है? We'll move ahead. ओके ठीक है, हम सब मिलकर. ओके, विल मूव अहेड देन. आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व. ओके गाइस, एक सेकंड, मैं बस अपना चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड में बस वापस आ गई. हाँ गए, तो लेट्स कंटिन्यू. तो अब हम लोग देखने वाले एक इंपॉर्टेंट ग्राफ विच इज बाइंडिंग एनर्जी का कर्व. ठीक है, तो इस ग्राफ को पहले समझते हैं कि है क्या. देखो यार, वाई एक्सिस पर हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जैसे हम लोग कहते हैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, ये हो गया हमारा एवरेज बाइंडिंग एनर्जी. एंड एक्स एक्सिस पर है हमारे पास मास नंबर. ओके, ठीक है ना. तो फिर वाई पे है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड एक्स पर है मास नंबर इटसेल्फ. ओके, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था. देखो, दिस इज माय ग्राफ. ये है ग्राफ का शेप. काफी यूनिक या फिर कह सकते हैं इरेगुलर ग्राफ हमें मिलता था. क्यों? देखो, सबसे पहले इस ग्राफ को एनालाइज करते. यहाँ पे दिस, यहाँ पे स्पाइक इंक्रीज होता है. हीलियम पे आके वो रुक जाती है, फिर वो नीचे जाती है तो लिथियम, फिर से वो ऊपर जाती है तो कार्बन, फिर से वो नीचे आ जाता है तो न्यूट्रॉन, फिर से वो ऊपर चल जाता है तो ऑक्सीजन, फिर से वो नीचे आ जाता है तो फ्लोरीन. ठीक है, और फिर वो स्टेबल रहती है टिल एटॉमिक मास नंबर इक्वल टू 30. ठीक है, 30 से लेके 70 तक इट इज ऑलमोस्ट स्टेबल, यानी कि इट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन. ओके, यानी कि दिस रीजन इज द मोस्ट स्टेबल रीजन. ठीक है, फिर उसके बाद 70 के बाद से लेके टिल 235 वो नीचे जाते रहती है. तो फिर इस ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, ये ग्राफ हमें बताता है कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल रहता है. इस रीजन में जितना भी पार्ट है, विच इज दिस पर्टिकुलर रीजन फ्रॉम द लेफ्ट, इट इज अनस्टेबल, एंड दिस पर्टिकुलर रीजन टू द राइट इज ऑल्सो अनस्टेबल. तो स्टेबल रीजन कौन सा है? दिस पर्टिकुलर रीजन फ्रॉम मास नंबर 30 टू मास नंबर 70 इज द मोस्ट स्टेबल. एंड अगर मैं पूछूं कि मोस्ट स्टेबल एलिमेंट कौन सा होगा, वो होगा आयरन. तो फिर आयरन जो है ना, उसका न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है. क्यों? क्योंकि इसका मास नंबर इज 56 एंड मैंने प्रीवियसली भी यहाँ पे कहा था. देखो, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी अगर हाई है तो फिर वो न्यूक्लियस स्टेबल रहता है. इट इज हाईएस्ट फॉर आयरन, जो कि यहाँ पे ग्राफ में भी दिखाया गया है. तो फिर आयरन का जो न्यूक्लियस है, इट इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस अमंग ऑल द एलिमेंट्स. ठीक है,
इतना क्लियर है? क्लियर है इतना? आगे बढ़े? ओके, ठीक है। तो फिर जनरली जनरली इन इन सभी न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं, दीज न्यूक्लियस ओवर हियर, इन्हें हम लोग कहते हैं लाइट न्यूक्लियाई, ठीक है। और इस पार्ट ऑफ द ग्राफ को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ हैवी एलिमेंट्स, या फिर हम लोग कहते हैं इन्हें हैवी न्यूक्लियाई। ओके, ये हो गया लाइट न्यूक्लियाई और ये हो गया हैवी न्यूक्लियाई, ठीक है। अब हमें इतना तो पता है कि ये रीजन भी अनस्टेबल है और ये रीजन भी अनस्टेबल है, दिस रीजन इज अनस्टेबल एंड दिस पर्टिकुलर रीजन इज आल्सो अनस्टेबल। तो फिर अब सारे अनस्टेबल एलिमेंट्स का एक ही रूल होता है कि मूव टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। कैसे मूव करेंगे? यहाँ पे ये हो गया लाइट न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पे काफी सारे लाइट न्यूक्लियस है। तो फिर ये सारे लाइट न्यूक्लियस इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या है? आके जुड़ना, यानी कि छोटे छोटे लाइट न्यूक्लियस कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। दिस इज द वर्क इन केस ऑफ लाइट न्यूक्लियर, ठीक है। लेकिन इन द केस ऑफ हैवी न्यूक्लियर क्या होगा? इन केस ऑफ हैवी न्यूक्लियर यहाँ पे तो ऑलरेडी इनका मास ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक हैवी न्यूक्लियर जो है इट इज बीइंग स्प्लिट अप इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियर, इनटू टू लाइटर न्यूक्लियर। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। फ्यूजन का मतलब है आके मिलना या फिर इंक्रीजिंग द मास, फिजन का मतलब है टूटना या फिर ब्रेक डाउन। ओके, हाँ प्राची, ब्रेक डाउन होगा टू न्यूक्लियर में। जरूरी नहीं है कि हमेशा टू न्यूक्लियर में ही ब्रेक डाउन होगा। इट कैन ऑल्सो ब्रेक डाउन इंटू 3, इट कैन ब्रेक डाउन इंटू 4, इट कैन ब्रेक डाउन इंटू 5, रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा वो। ओके, ठीक है ना। तो फिर हमें इतना पता चल गया कि जितने भी लाइट न्यूक्लियाई है दे डू न्यूक्लियर फ्यूजन इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी, और जो हैवी न्यूक्लियाई है दे डू न्यूक्लियर फिजन इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। मोस्ट स्टेबल इज आयरन विच इज Fe, जिसका मास नंबर है 56, ठीक है। और ये पर्टिकुलर पार्ट भी याद रख लेना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, विच इज हीलियम एंड लिथियम के बीच में हीलियम इज मोस्ट स्टेबल, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में कार्बन इज मोस्ट स्टेबल, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के बीच में ऑक्सीजन का न्यूक्लियस इज मोस्ट स्टेबल कंपेयर टू दैट ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। मूव एंड, और इसका रीजन भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं लिथियम को ले लूँ और हीलियम में, मुझे ये पता है कि लिथियम जो है लेस स्टेबल है कंपेयर टू दैट ऑफ हीलियम। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन काफी इलॉजिकल लगेगा आपको, लेकिन दिस इज द रीजन फॉर इट, विच इज even न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल कंपेयर टू ऑर्डर न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इवन नंबर है, यहाँ पर भी इवन नंबर है। इवन का जो न्यूक्लियस होता है इट इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द ऑर्डर न्यूक्लियस। यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है, सेम ऑड नंबर इवन नंबर, ऑड नंबर इवन नंबर। यहाँ पे इवन है, so this leads to more stability compared to that of an odd even nucleus. Okay. आगे बढ़े। This was the basic reason क्यों helium is more stable than lithium, carbon is more stable than nitrogen, oxygen is more stable than fluorine. आगे बढ़े। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ने वाले टुवर्ड्स न्यूक्लियर फोर्सेस। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है? देखो, न्यूक्लियस जो है उसके अंदर क्या है? प्रोटॉन्स भी है और साथ में न्यूट्रॉन्स भी है, लेकिन एक प्रोटॉन के अलावा यहाँ पे काफी सारे प्रोटॉन्स हैं और काफी सारे न्यूट्रॉन्स हैं। तो फिर आपका एक जेन्युइन सवाल होगा कि यहाँ पे अगर प्रोटॉन प्रोटॉन साथ में, यानी कि दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी कि इन दोनों को तो एक दूसरे से दूर जाना पड़ेगा, यानी कि ये न्यूक्लियस कभी टूट जाएगा और ये दोनों बाहर चल जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली, ऐसा होता है इन सम सिचुएशन, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो कि न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस टू एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है? यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो है इट कैन ऑल्सो बी अट्रैक्टिव, इट कैन ऑल्सो बी रिपल्सिव, लेकिन जनरली इट इज अट्रैक्टिव। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, यानी कि इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, यानी कि वो चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता। तो फिर एक प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। इट इज द वर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स in order to hold all the charged particles inside the nucleus and not let them spill away, ठीक है। ओके आगे बढ़े, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अमंग ऑल द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या आता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट अमंग ऑल द न्यूक्लियस, ये तो बिल्कुल दिस इज सिमिलर टू द फर्स्ट पॉइंट। रेशियो ऑफ चार्जेस, फोर्स FQ is to FE is to FN is equal to 1 into 10 power 36 is to 10 power 38. यहाँ पे Q क्या है, this is the charge of proton, E is for an electron, N is for a neutron, ठीक है। And this force, the most important point, this force is charge independent, यानी कि चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स होगा it will be the same between a neutron and neutron, it will also be same between a proton and a neutron. क्यों? Because it does not depend on the charge. Most important point to remember, ठीक है। This force is spin dependent. जैसे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम लोग फिल करते हैं विच इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फिर हम लोग लिखते हैं ना पैरेलल स्पिन, एंटी पैरेलल स्पिन। तो फिर जो फोर्स है इट इज डिपेंडेंट ऑन द स्पिन एंड नॉट ऑन द चार्ज ऑफ द पर्टिकुलर पार्टिकल, ठीक है, ये याद रखना। force in terms of parallel spin is greater than the force in terms of anti-parallel spins. It is a short range force, क्योंकि ये एक काफ़ी शॉर्ट रेंज पर ही एक्टिव रहता है। अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो फिर ये फोर्स काम नहीं करेगा, रिमेंबर दैट, ओके। इट इज़ अ सैचुरेटेड फोर्स, इट इज़ अ नॉन सेंट्रल फोर्स एंड इट इज़ एन एक्सचेंज फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू पार्टिकल्स इफ इट इज ग्रेटर देन 0.8 तो फिर क्या होगा, इफ इट इज ग्रेटर देन 0.8 तो फिर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा इट विल रिमेन अट्रैक्टिव। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस को कर दूंगा 0.8 फर्मी के ऑलमोस्ट इक्वल, तो क्या होगा, इन दैट केस ऑल्सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इट विल रिमेन अट्रैक्टिव इटसेल्फ। अगर मैं डिस्टेंस को कम कर दूंगा लेसर देन 0.8 फर्मी, तो क्या होगा, इन दैट केस जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा वो एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन इट विल स्टार्ट इनिशिएटिंग रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस। यानी कि अगर यहाँ पे एक प्रोटॉन है और एक और प्रोटॉन यहाँ पे, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है ग्रेटर देन 0.8 फर्मी या फिर इट इज इक्वल टू 0.8 फर्मी, तो फिर इन दिस केस इट विल बी अट्रैक्टिव, ठीक है। लेकिन जैसे ये और करीब आएंगे, लेट्स से द डिस्टेंस इज लेसर देन 0.8 फर्मी, तो इन दिस केस एक प्रोटॉन और एक और प्रोटॉन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करेगा इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ रिपल्सिव फोर्स, यानी कि इन दोनों को ये दूर भेज देगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.4 फर्मी तो इन दैट केस इट इज कंप्लीटली रिपल्सिव एंड द न्यूक्लियस ब्रेक्स, तो फिर दिस लीड्स टू न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, ठीक है। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर ग्राफ है, ग्राफ नहीं एक टेबल है जिसे आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट अ हीलियम न्यूक्लियस, बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, गामा पार्टिकल्स आर हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स, ठीक है। इस ग्राफ को प्लीज आप याद रख लेना, ओके। ये आपको नोट्स के पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग प्रिंट कर सकते हो या फिर आप लोग लिख के याद कर सकते हो, ठीक है, ओके। न्यूक्लियर प्रोसेस हमें पता है, दो न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं, एक होता है फ्यूजन और एक होता है फिजन, जो कि हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन के केस में क्या होता है, कंबाइनिंग यानी कि मर्जिंग होता है, यानी कि फ्यूजन होता है दो लाइट पार्टिकल्स का, यानी कि यहाँ पे दो आ गए लाइट पार्टिकल्स और ये हो गया हमारा लार्जर पार्टिकल जो बना है ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ दीज टू लाइट पार्टिकल। तो फिर अगर फ्यूजन या फिर फिजन हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक ही रीजन है, इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। फ्यूजन और फिजन का एक ही रीजन होता है, दैट इज टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे मिलेगा, एनर्जी लूज करके। एनर्जी कैसे लूज होगा, मास डिफेक्ट के टर्म्स में। अगर मास कम हो रहा है इसका मतलब एनर्जी कम हो रहा है, अगर एनर्जी कम हो रहा है इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, यानी कि ऑब्वियस बात है, इवन इन फ्यूजन एंड इवन इन फिजन द मास इज सपोज टू डिक्रीज। कौन सा मास डिक्रीज होगा, मास डिफेक्ट के टर्म में डिक्रीज होगा, विच इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ग्रांट्स मोर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे जब दो लाइट न्यूक्लियर कंबाइन करते हैं तो फिर यहाँ पे एक हैवी न्यूक्लियस बनता है जो कि ज्यादा स्टेबल रहता है। दिस इज द ओनली रीजन क्यों फ्यूजन होता है, ये ज्यादा स्टेबल रहता है, क्यों, क्योंकि मास डिफेक्ट की वजह से। तो फिर यहाँ पे द बाइंडिंग एनर्जी विल बी मोर। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा क्यों होगा, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। यहाँ पर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस, मास डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस।
ठीक है, और जो एनर्जी रिलीज होता है इट इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जो कि होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, विच इज जहाँ पे डेल्टा एम इज द मास इफेक्ट। वैसे इन द केस ऑफ न्यूक्लियर फिजन में क्या होगा, एक लार्ज पार्टिकल ब्रेक डाउन इनटू टू स्मॉलर पार्टिकल, यानी कि एक बड़ा सा न्यूक्लियस विल ब्रेक डाउन इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियस। अब ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे मिलेगा, एनर्जी डिक्रीज करके। एनर्जी डिक्रीज कैसे होगा, मास इफेक्ट की वजह से, यानी कि मास अगर कम होगा तो फिर एनर्जी बढ़ेगा। मास कैसे कम होगा, इन टर्म्स ऑफ मास इफेक्ट। तो फिर यहाँ पे हो क्या रहा है, इस पूरे प्रोसेस में बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। क्यों, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। एनर्जी ज्यादा रिलीज, ज्यादा स्टेबिलिटी। तो फिर यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा, मास कम होगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। और जो एनर्जी रिलीज होगा विच इज रिलीज इन द टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी रिलीज विल बी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, व्हिच इज आल्सो इक्वल टू डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या है, डेल्टा एम इज द मास इफेक्ट। क्लियर है, इज इट क्लियर? क्लियर है ना, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। काफी हो गया थ्योरी, आई गेस दिस वाज द ओनली थ्योरी व्हिच वाज लेफ्ट। हाँ जी, दिस वाज द ओनली थ्योरी व्हिच वाज लेफ्ट। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एक रिएक्शन दिया गया व्हिच इज x + y विल गिव अस z, ठीक है। दिस इज आवर रिएक्शन। दिया गया है कि x का बाइंडिंग एनर्जी इज 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड y का बाइंडिंग एनर्जी इज 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। और हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ z, यानी कि इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है या फिर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज वो कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, ओके। कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ z। देखो यहाँ पे x + y कंबाइन हो रहा है इन ऑर्डर टू गिव z, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज लीडिंग टू अ न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि दो न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक लार्जर न्यूक्लियस दे रहे हैं व्हिच इज मोर स्टेबल। क्यों स्टेबल है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है। कितना एनर्जी रिलीज हुआ है, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ x, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y, एंड यहाँ पे z का बाइंडिंग एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे द एनर्जी रिलीज विल बी इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ z, ठीक है, जो हमें कैलकुलेट करना है, जैसे हम लोग z लिख लेते हैं, माइनस द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, जो कि होगा x + y का टोटल बाइंडिंग एनर्जी, जो कि होगा 10 + 20। तो 4 इज इक्वल टू z माइनस 10 + 20। 10 + 20 विल गिव 30, तो 4 इज इक्वल टू z माइनस 30, यानी कि z विल बी इक्वल टू माइनस 30 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, ये हो जाएगा +30, यानी कि z इज इक्वल टू 34 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल सही प्राची डोर में करेक्ट आंसर। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज 34, यहाँ पे रिएक्टेंट का इज 30, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा बढ़ रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या ये कि टोटल एनर्जी बढ़ रहा है, नहीं, इसका मतलब एनर्जी रिलीज ज्यादा है। सिंस एनर्जी रिलीज ज्यादा है यानी कि ज्यादा स्टेबल है वो, ओके। ठीक है ना, we'll move on to the last question of the day. Consider the nuclear reaction X200 is giving us 110 plus B 90। तो फिर यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये टर्म पे ध्यान देना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया गया यहाँ पे, नॉट द एग्जैक्ट बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ X, A and B is 7.4, 8.2 and 8.2। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस। तो देखो हमें दिया गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी दिया गया विच इज BE/A। हमें चाहिए टोटल बाइंडिंग एनर्जी, जो कि यानी कि अगर मैं इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगा विद द मास नंबर, मुझे मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि इस पूरी चीज को मुझे मल्टीप्लाई करना है विद द मास नंबर और मुझे मिल जाएगा टोटल बाइंडिंग एनर्जी। एक्स के लिए होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एक्स विच इज 7.4 इंटू मास नंबर ऑफ एक्स विच इज 200, तो 7.4 इंटू 200। ए के टर्म में होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए इंटू द मास नंबर ऑफ ए। In terms of B, it will be binding energy per nucleon of B into the mass number of B, जो कि होगा 8.2 into 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1480 902 738 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी रिलीज इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्यों, बिकॉज ऑफ ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ है। ये हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, जो कि होगा A + B का टोटल बाइंडिंग एनर्जी, जो कि होगा 738 + 902 माइनस 1480 विच इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट,
दोनों को ऐड अप करके माइनस कर लो, आपको मिलेगा आंसर इज 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड ऑप्शन। तो क्या आपको समझ में आया है न्यूक्लियर का चैप्टर? बिल्कुल सही बात, इट इज 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? चैप्टर सिंपल था, दैट इज ऑल दैट इज इन द चैप्टर। एग्जैक्टली 1 आवर के बाद हम लोग ने कंप्लीट कर लिया पूरा चैप्टर। छोटा सा चैप्टर था, सिंपल चैप्टर था। ओके हाँ, हाँ डर में इट इज सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल सही। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड अब हम मिलेंगे सेकंड लेक्चर में, जो कि होगा 12 बजे, जो कि होगा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला लेक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर। उसे ज्वाइन कर लेना, अच्छे से आके हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके ठीक है, इससे पहले कि आप लोग स्ट्रीम एंड करो, लाइक द स्ट्रीम अगर आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट में लिख देना #नोटर। ओके कमेंट में लिख देना #नोटर एंड लाइक कर देना स्ट्रीम को, एंड अगर आपको फीडबैक लिखना है कि क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ इन द नेक्स्ट क्लास, यू आर ऑलवेज फ्री टू राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन, गो अहेड एंड राइट डाउन। ठीक है, so that's it for today guys, and keep solving questions and keep improving physics, and all best for next test, जो कि 31st को होगा या फिर 30th को होगा, तो भी एक दिन पे होगा। तो ऑल दी बेस्ट फॉर दैट टेस्ट, एंड मिलते हैं 12 बजे हम लोग। ओके ठीक है गाइस, तो दैट्स इट फॉर न्यू प्ले, एंड ऑल द बेस्ट, हम लोग मिलते हैं 12 बजे।